हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो बेसिकली गवर्नमेंट बजट को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो बजट रिसेट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब हम लोग ने डेफिनेशन में भी देखा था कि इट्स द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बजट रिसेट्स एंड एक्सपेक्टेड बजट एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। अब अगर हम लोग देखें तो हमारी बजट रिसेट्स और बजट एक्सपेंडिचर वो दोनों ही दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। सो अब हम लोग एक एक करके उनको समझते हैं। तो सबसे पहले बजट रिसेट्स की बात करें तो वो दो तरीके की होगी, रेवेन्यू रिसेट्स और कैपिटल रिसेट्स। अब इसको एक सेकेंड के लिए हम लोग साइड रख देते हैं और ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को कैश कहाँ कहाँ से रिसीव होता होगा या गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता होगा या कैसे मिलता होगा। सो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, इसलिए उसको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट्स कई बार हम पे कुछ फाइन्स इम्पोज करती है, चालान काटती है, उससे उसको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट कई बार बोरोइंग्स करती है आरबीआई से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उससे उसको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट कई बार अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर सेल कर देती है, उससे उसको पैसा मिलता है। सो अब ये बेसिकली मैंने अभी कुछ ही सोर्सेज बताए, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट को कैश रिसीव होने के या गवर्नमेंट की इनकम के। सो अब इन सोर्सेस में अगर हम लोग पहले दोनों को देखें कि गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होता है और वो हमसे फाइन लेती है। सो अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स या फाइन लेती है तो क्या उसकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है? मतलब अगर हमसे गवर्नमेंट आज टैक्स ले रही है तो उसको कल आके हमको वापस थोड़ा ना पे करना है, तो उसकी लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ रही। और ना ही उसका कोई एसेट कम हो रहा है कि हमसे गवर्नमेंट कोई टैक्स कुछ दे के तो नहीं ले रही है ना। सो टैक्स इज बेसिकली अ वन साइडेड पेमेंट। तो इसलिए ये जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है ना, उसको हम लोग रखते हैं रेवेन्यू रिसिट के अंदर। सो रेवेन्यू रिसिट्स आर बेसिकली द रिसिट्स विच नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर लीड टू एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ना ही इनसे कोई लाइबिलिटी बढ़ी गवर्नमेंट की और ना ही एसेट्स कम हुए। उसके बाद जो मैंने और दो बताए थे सोर्सेज गवर्नमेंट के रिसिट के, वो क्या थे कि या तो वो बोरोइंग कर सकती है आरबीआई से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और या तो वो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर सेल कर सकती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। सो इसमें अगर सबसे पहला वाला देखें कि गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है आरबीआई से, तो उस केस में गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, क्योंकि उसको बाद में आरबीआई को पे करना पड़ेगा वो मनी बैक। और अगर दूसरा हम लोग देखें तो उसमें वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर सेल कर रही है, मतलब कि शेयर्स उसके एसेट थे उन पब्लिक एंटरप्राइजेस के, लेकिन उन शेयर्स को वो सेल कर रही है, मतलब कि उसके एसेट कम हो रहे हैं। सो बेसिकली ये दोनों हमारे कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल हैं। सो कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच either create liability for the government or cause a reduction in its assets। ठीक है, सो आई होप ये रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स को डिटेल में देखते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहले आते हैं टैक्स रिसीट्स। सो टैक्स रिसीट्स आर बेसिकली, टैक्स रिसीट्स का हो या टैक्सेस का हो, तो बेसिकली दे आर दी कंपल्सरी पेमेंट्स बाय हाउस होल्ड्स, मतलब हम लोग आम लोग जो कि गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंपल्सरी है पे करना, वी कांट अवॉइड इट। सो इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब हमको बदले में उसके कुछ भी नहीं मिलता है ना। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी वन साइडेड पेमेंट हम लोग कह सकते हैं, है ना। उसके बाद टैक्सेस को भी हम लोग बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। सो ऐसे में जो रियल बर्डन होता है वो रिच लोगों पे ज़्यादा होता है और पुअर पे कम होता है। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल इनकम लेवल्स। तो ऐसे में पुअर पे जो टैक्स का बर्डन है वो ज़्यादा होता है। अब खुद सोचो, अगर 10% टैक्स रेट है तो जो इंसान 5,000 कमा रहा है उसको 500 देने में कम प्रॉब्लम होगी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ अर्निंग 500 एंड ही हैज़ टू पे 50 रुपीज़ टू गवर्नमेंट। क्योंकि वो जो 50 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा ना, वो अपने डेली नीड्स के लिए जो उसका पैसा होता है उसमें से पे करेगा, अपनी डेली नेसेसिटीज़ को वो फिर नहीं मीट कर पाएगा। इसलिए जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं उनका बर्डन पुअर पे ज़्यादा दिखता है। उसके बाद आती है हम लोग के वैल्यू एडेड टैक्सेस, स्पेसिफिक टैक्सेस, ये सब। सो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि बेसिकली जो भी हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड होती है गुड्स पे, उस पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेलर ने अगर 100 का कोई गुड परचेज किया और अगर उसको 140 पे बेचा, तो बेसिकली जो यहाँ पे 40 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई है ना, इस पे टैक्स लगता है।
और अगर हम लोग स्पेसिफिक टैक्स की बात करें तो स्पेसिफिक टैक्स मतलब कि गुड्स की यूनिट्स, साइज, वेट, इसके बेसिस पे लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब कि वो टैक्स जो कि उसी इंसान को देना पड़ता है जिस पे वो टैक्स लगा है। सो इट इज़ पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज, जैसे कि हम लोग का इनकम टैक्स। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो इम्पोज एक इंसान पे होते हैं, मतलब कि ड्यू एक इंसान पे होता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली पे कोई और कर रहा होता है, जैसे कि जीएसटी। सो बेसिकली वो लगती तो सेलर्स पे है, लेकिन सेलर्स वो किससे ले लेते हैं, कंज्यूमर्स से, गुड्स के प्राइस में एडिशन करके। सो ये होते हैं हम लोग के डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर आती है हमारी नॉन टैक्स रिसिट्स। तो नॉन टैक्स रिसिट्स मतलब कि हर एक रिसिप्ट टैक्स के अलावा, टैक्स को छोड़ के जो भी गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू कैटेगरी के अंदर, वो आ जाती है हम लोग की नॉन टैक्स रिसीट्स में। जैसे कि हो गया फीस। तो फीस हम लोग कोई गवर्नमेंट की जब सर्विस लेते हैं तो उसके लिए पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग फीस पे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइन्स। तो अगर हम लोग कोई लॉ ब्रेक करते हैं, जैसे कि हम लोग ने ट्रैफिक ब्रेक किया है ना, ट्रैफिक लाइट ब्रेक किया, तो उसके लिए हम लोग को फाइन पे करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है एस्टीट। तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई वारिस नहीं हो या फिर किसका कोई लीगल हेयर ना हो, उससे जो भी इनकम आती है वो गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट उस इनकम को एस्टीट बोलती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल असेसमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जैसे यूजुअली ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो उन ब्रिज और रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण जो वहाँ की आसपास की शॉप्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो जब उनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है तो गवर्नमेंट उसका कुछ परसेंट खुद भी लेती है उनसे कि हमारे एक्टिविटी के कारण, हमारे कंस्ट्रक्शन के कारण आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, इसलिए कुछ पेमेंट आपको हमें करना पड़ेगा। सो वो हो जाता है हम लोग का स्पेशल असेसमेंट। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया। सो उससे जो भी इनकम आती है वो भी गवर्नमेंट की होती है। और उसके बाद आ जाते हैं ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो बेसिकली ग्रांट्स और डोनेशंस मतलब कि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये लोन नहीं है, ये ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं। सो बेसिकली हमें इनको रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाता है हम लोग का पूरा रेवेन्यू रिसीट्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल रिसीट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जो कि या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ाती है, हमारी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की, जो कि या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती है और या फिर उनके एसेट्स को रिड्यूस करती है। तो जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन दे के रखा था। सो अगर वो उस लोन को रिकवर करेगी तो उसका एसेट कम होगा, क्योंकि जब उसने लोन दिया होगा तब उसको उन्होंने एसेट के जैसे रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पे बैक कर दिया तब वो उनका एसेट रिड्यूस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे एसेट का रिडक्शन हो रहा है और इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। उसके बाद आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। अब अगर गवर्नमेंट कहीं से भी बोरोइंग करती है, आरबीआई से या फॉरेन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कहीं से भी, सो वो उसकी लाइबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में वो पे बैक करना है। सो इसलिए वो कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम लोग का अदर रिसीट्स। तो अदर रिसीट्स में बेसिकली हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं उनके शेयर्स को गवर्नमेंट पब्लिक में सेल कर देती है या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देती है। सो बेसिकली जो उसके एसेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए ये कैपिटल रिसीट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोग का बजट रिसीट्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर्स को, मतलब कि गवर्नमेंट की क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। सो उसको भी हम लोग दो कैटेगरीज में रखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको फिर से एक सेकंड के लिए किनारे रख के हम लोग सोचते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा होता होगा, एक्सपेंडिचर होता होगा। तो देखो, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे वर्कर्स काम करते होंगे, तो उन वर्कर्स को सैलरीज, वेजेस देना पड़ता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, वहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये सब भी परचेज करती है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है। और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स भी देती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लोन देती है, तो वहाँ पे भी उसका खर्चा होता है। सो इन सब जगहों पे, मतलब ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए जहाँ पे गवर्नमेंट का बेसिकली खर्चा होता है। अब जो मैंने सबसे पहले दो बोले कि गवर्नमेंट वेजेस और सैलरीज पे करती है अपने एम्प्लॉयज़ को और सब्सिडीज़ देती है जनरल पब्लिक को, तो ये जो हैं ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कारण ना तो मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं
और ना ही मेरी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स और कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी 2 पॉइंट्स को देखते हैं जो कि थे हम लोग के कि गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया या फिर कुछ लैंड और मशीनरी परचेज की। सो इन दोनों ही केस में गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि उसने लैंड बिल्डिंग परचेज की तो उसके एसेट्स बढ़ गए, उसने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो फिर से उसके एसेट्स बढ़ गए। यहाँ पे हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट का एक और जगह एक्सपेंडिचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसने पहले कुछ आरबीआई या आईएमएफ से लोन लेके रखा था, उस लोन को उसने पे किया तो उसका फिर से एक्सपेंडिचर हुआ। ये भी एक एक्सपेंडिचर का सोर्स है और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। बेसिकली ये तीनों बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन फिस्कल ईयर विच क्रिएट्स एसेट, जो कि हमारे पहले 2 पॉइंट्स थे, और कॉजेज आर रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, जो कि हमारा 3rd पॉइंट था जिसमें कि गवर्नमेंट ने लोन्स को पे बैक किया। ठीक है, तो ये था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हमारे अंदर आ जाता है हमारे वेजेस, सैलरीज जो भी गवर्नमेंट पे करती है, जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है लोन के अंदर, वो आता है हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसके बाद जो भी सब्सिडीज़ पे एक्सपेंडिचर करती है वो आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट डिफेंस परचेज करती है, मतलब कि जो भी सोल्जर्स के लिए फूड, क्लोथ्स, ये सब परचेज करती है, वो भी हमारा इसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स देती है, डोनेशंस देती है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि उसके कारण कोई एसेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को वो स्टेट गवर्नमेंट से वापस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एज अ ग्रांट या डोनेशन दिया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके अंदर आ जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। ठीक है, तो इन सब से हमारे एसेट बढ़ रहे हैं। उसके बाद परचेज ऑफ शेयर्स, तो इससे भी हमारा एसेट बढ़ गया। उसके बाद लोन बाय सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इन सब तरीके से हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक लाइबिलिटी कम करने वाला एग्जाम्पल वो क्या था कि गवर्नमेंट ने सपोज अपने लोन को पे बैक कर दिया, वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और लाइबिलिटी भी कम कर रहा है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।